नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अपने इस छोटे से टॉक शो में कहूँगा इसको। इस बार मैंने कोई जो विषय चुना है वो कुछ गंभीर विषय नहीं है। क्या है कि गंभीरता की बातें तो आजकल बहुत हो रही हैं, तो मैं कोई गंभीर विषय नहीं चुनना चाहता। इस बार मैं आपसे एक हल्के फुल्की चीज़ की बात करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको एक अपना कुछ यादें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़े सालों से, अब शायद 15 साल हो गए होंगे कि मैं लखनऊ, जिसको मैं प्यार से नखलऊ कहता हूँ, बड़े सारे पंजाबी उसको नखलऊ ही कहते हैं, तो मैं शताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से नखलऊ जाता रहा हूँ अपनी बहना और जीजा श्री से मिलने और अपनी भांजियों से भी मिलने भाई। तो अब ऐसी कुछ भगवान ने किस्मत बनाई है कि कुछ अजीब तरह के लोग लोग तो अजीब तरह से नहीं होते, उनका कई बार बिहेवियर ऐसा होता है कि थोड़ा अजीब लगता है औरों को। उनको खुद को तो नहीं लगता, जाहिर है, औरों को थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा शायद अजीब लगता है। तो ऐसे 15 साल में बहुत सारे लोग मुझे भी मिले, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत, इस बात को 4-5 साल हो गए होंगे, जब हम जा रहे थे तो गाज़ियाबाद से एक कपल चढ़ा, एक युगल, बड़े यंग से जेंट एंड लेडी थे, अपने अर्ली 30s में रहे होंगे। ऐसा लगता था कि शादी को ज़्यादा साल नहीं हुए। और वहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था, करीब 7 ही बजे होंगे, और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे। अब देखिए, अगर शादीशुदा कपल हो और इतने प्यार से एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे तो कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं काफ़ी इस बात से कुछ वशीभूत सा हो गया, मेस्मराइज सा हो गया, और मैंने उनकी बातें, मेरे साथ ही बैठे थे, मतलब मैं आइल सीट पे था और वो दोनों विंडो और बीच वाली सीट पे थे। उनकी बातें मुझे कुछ बड़ी क्यूट सी लग रही थी। वो वाइफ देखती थी और कहती थी कि देखो जी, वहाँ पे ये छप्पड़ में भैंसें होती हैं ना। और जो फिर जेंट था वो कहता था, हाँ भैंसें होती हैं, भैंसें नहाती भी हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लेडी बोलती थी कि देखो जी, पेड़ तो हरे होते हैं ना। और वो उसके बाद जो जेंट था वो बोलता था, हाँ पेड़ हरे और लंबे होते हैं। मतलब ऐसी बातें कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में कोई ग्रोन अप आदमी ऐसी बातें कर सकता है। पर देखिए, अगर कोई आपको कपल मिल जाए जो शादी के इतने सालों के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद भी ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठे, तो आपको उनकी अकल पे शक तो होने ही लगता है। तो मैं ज़्यादा इस बात पे गौर नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। अगली बार एक बंदे के साथ सीट मिली जो 2 वाली सीट होती है, जो कि मुझे किशोर कुमार का कुछ भक्त लग रहा था। मुझसे बार बार पूछता भी था कि आप क्या किशोर कुमार के गाने सुनते हैं? तो मैंने कहा हाँ भाई, पूरी दुनिया सुनती है, हम भी सुनते हैं। तो कहता है कि हमको तो बहुत शौक है। तो खैर, मैं उसको इनकरेज नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने अपने कानों पे वो क्या होता है, वो टुनटुना सा लगा लिया, जिससे उसको तो आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन दुनिया को उसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई, और वो गाना गाने लग गया, कितने भी टुकल सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। अब इस पे वो रुक जाता तो मैं फिर भी ज़्यादा शिकायत ना करता, पर दुख की बात यह है कि वो इस पे भी नहीं रुका, और फिर वो इसके आगे भी शुरू हो गया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई लुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। और वो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियस हुए बिना ये ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहा था। पूरा कोच डिस्टर्ब हो रहा था और मैं तो उसके साथ ही बैठा था। तो मुझे उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ी कि भाई साहब, आप क्यों किशोर कुमार की आत्मा को कष्ट दे रहे हैं? अगर वो आज ज़िंदा होते तो वो क्या सोचते आपकी सिंगिंग के बारे में? आप आराम से गाइए, अपने मन में गुनगुनाइए, कृपा करके ये पूरी ट्रेन को इतनी, मतलब क्या बोला जाए, ऐसी आवाज़ में गाने तो मत सुनवाइए कम से कम। खैर, खुशी की बात यह है कि उन्होंने मेरी बात सुनी, और शायद लाइफ में ऐसे मौके बड़े कम आए होंगे कि कोई मेरी बात सुने। तो मुझे खुशी हुई कि मैं उनको समझा पाया,
और उस ट्रेन को मैं इस ये जो आघात होने वाला था गानों से, इससे बचा पाया। फिर एक बार की और बात है, इस बार मैं एग्जीक्यूटिव क्लास से आ रहा था। हमारे जीजा श्री बड़े दिलदार आदमी हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे करो कि तुम एग्जीक्यूटिव क्लास से जाओ। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आप जानते ही हैं कि सीटें काफ़ी बड़ी होती हैं, हमारे जैसे भारी भरकम डील डॉल वाले लोग भी उसमें बैठ जाते हैं। तो कानपुर से एक सज्जन चढ़े जिनकी सीट विंडो वाली थी और मेरी उनके साथ वाली सीट थी। और वो मुझे लगता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ के उनको ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी लग्जरी क्रूज़ में आ गए हैं, और किसी लग्जरी क्रूज़ के सबसे जो लग्जूरियस शायद कैबिन या स्वीट होता होगा उसमें बैठ गए हैं। तो वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, बार बार उछल रहे थे और मुझसे पूछे जा रहे थे, ये सीट आपने देखी, ये डिस्टेंस आपने देखा, ये लेग स्पेस आपने देखा, ये आर्म स्पेस आपने देखा, ये माउथ स्पेस आपने देखा, ये लिप स्पेस आपने देखा। तो मैं इतनी एक्साइटमेंट की तो कोई बात नहीं थी भाई, ट्रेन तो वही थी और खाने को तो वही मिल रहा था, लेकिन चलो सीट्स अच्छी थी, ठीक है, आराम था उसमें। मतलब वो इतने एक्साइटेड थे कि मुझे डर लग रहा था कि अगर खिड़की खुली होती, जैसे कि सेकंड क्लास में खुली होती है, तो वो शायद एक्साइटमेंट में बाहर ही कूद जाते उससे। तो फिर मुझे थोड़ा सा उनको थामना पड़ा, थोड़ा शांत करना पड़ा कि भाई साहब, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ कि ये एक अत्यंत ही एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस है जो हम लोग इस समय जिसका भोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप थोड़ी देर आराम से बैठेंगे? मतलब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि भांति भांति के लोग मिलते हैं, छगन लाल मगन लाल टाइप पर्सनैलिटी वाले, चिंटू पुंटू चुंटनू टाइप लोग बड़े सारे मिल जाते हैं। एक बार और जब मैं जा रहा था वापस शताब्दी से, तो मेरे पास विंडो सीट थी और मेरे साथ की 2 सीट्स खाली थी। तो फिर वही कानपुर से एक कपल चढ़ा और वो आदमी था, वो बड़ी देर मुझे घूरता रहा। मैं समझ सकता हूँ कि लुक्स थोड़ी सी है मेरी ऐसी, इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मुझे कुछ परेशानी में लग रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कोई बात है क्या, क्या बात हो गई? तो वो कहते नहीं ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये बताएंगे कि ये विंडो सीट आपको कैसे मिली? तो मैंने कहा विंडो सीट कैसे मिली, मतलब बुक करवाई थी और क्या? तो कहने लगा कि बुक तो हमने भी कराई थी, तो हमें क्यों नहीं मिली? तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप इंटरनेट से बुकिंग कराते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, मतलब ऑप्शन से गारंटी नहीं होती, लेकिन आप हाँ ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हाँ कि आपको विंडो सीट चाहिए, और कई बार मिल भी जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात से मुझे लगता है कि शायद उनका कुछ जो मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। बड़ी देर वो सोचते रहे, मतलब अगले आधे घंटे तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को देखा, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक रहस्य को पा लिया हो, जैसे वो अली बाबा 40 चोर में वो उसको गुफा का कुछ पासवर्ड मिल गया था, बिल्कुल उस तरह का उनको एक पासवर्ड मिल गया हो ज़िंदगी का। और वो कहने लगे कि अगली बार हम लोग भी इंटरनेट से ही बुकिंग कराएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बिल्कुल ऑल द बेस्ट, और भगवान करे, ईश्वर करे कि आपको अगली सारी यात्राओं में विंडो सीट ही मिले। और फिर कुछ देर की बात और थी, फिर खाना सर्व हुआ, खाने के साथ दही सर्व हुई। तो मैं अभी दही नहीं खा रहा था, मैंने दही साइड पे रखी थी। तो मुझे कहने लगे कि आप क्या ये दही खा नहीं रहे? तो मैंने कहा कि भाई खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वैसे आइसक्रीम भी आती है, तो दही का मुझे इतना शौक़ नहीं है। तो वो कहने लगे कि आप मुझे दे देंगे? तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भैया आदमी औरों से दही मांग रहा है। मैंने कहा ले लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ अब। तो उसके बाद वो आदमी अपनी बीवी से कहने लगा कि ऐसे करो, जितने लोग दही नहीं खा रहे इस कोच में, उन सबसे दही ले लो और एक पैकेट में डाल लो, घर जाके लस्सी बना के पिएंगे। तो मुझे मतलब क्या बात हुई ऐसे। मैंने कहा ना, ये छगन लाल बगल लाल टाइप आदमी मिल जाते हैं बड़ी बार, तो समझ नहीं आता है कि इनको आदमी क्या बोले। तो मेरे ख्याल से वो गाज़ियाबाद उतरे, गाज़ियाबाद तक झेलना पड़ा उनको। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कुछ उल जलूल बातें पूछी जिनका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। मतलब वो कुछ रैंडमली कुछ भी पूछ लेते थे कि ये बताइए भाई साहब कि ये सीट लोहे की क्यों होती है। कभी पूछते थे कि ये पेड़ लंबे क्यों होते हैं। कभी पूछते थे कि वो पक्षी ऐसे खाना क्यों खाते हैं।
मतलब कंप्लीटली रैंडम बातें जिनका कोई दूर दूर तक किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ ना हो वो पूछते थे। तो मुझे तो उनकी धर्मपत्नी में बड़ा तरस आ रहा था कि ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना उस अबला नारी के लिए उसके मन पे क्या बीतती होगी। खैर, नारियां अबला भी होती हैं, सबला भी होती हैं, और ऐसे किसी छगन लाल के साथ आपकी शादी हो जाए तो भाई मेरी सहानुभूति आप ही के साथ है। ऐसे हर बार कुछ ना कुछ किस्से होते रहे हैं। अब क्या बताया जाए। आखिरी जो मुझे किस्सा याद आ रहा है वो एक दिल्ली से ही एक सज्जन चढ़े। उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे वो कृषि और पशुपालन विभाग में काम करते हैं। और अगर मैं उनको कोई नाम दूं तो मैं उनको राम खिलावन जैसा नाम दूं। तो राम खिलावन जी मुझसे पूछने आए कुछ टूटी फूटी अंग्रेज़ी में, इज दी ट्रेन ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा कि भाई अभी आ रही है और आपके सामने ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने आए और आपके सामने ना आए। मतलब सुबह सुबह 6 बजे कोई आदमी आपसे पूछे ऐसी बातें तो थोड़ा सा आपको कई बार इरिटेशन तो होती है, मुझे थोड़ी ज़्यादा होती है वैसे। फिर चली ट्रेन आ गई, राम खिलावन जी भी बैठ गए, गाज़ियाबाद आ गया तो फिर वो मेरे कंधे पे आके ऐसे टप टप करने लगे कि इज ब्रेकफास्ट कमिंग। मैंने कहा भाई जब आएगा तो आपको भी मिल जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बिना आपको दिए आगे चले जाएगा या आपका ब्रेकफास्ट किसी और को दे देगा। चलो खैर, ब्रेकफास्ट भी मिला, चाय भी मिली, कॉफ़ी भी मिली। कुछ देर बाद वो फिर से आए मेरे पास कि इज कॉफ़ी टी अवेलेबल। मैंने कहा भाई साहब आप जो अटेंडेंट है उससे जाके पूछ लीजिए ना, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या मैं इस ट्रेन का संचालन कर रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ पटा वटा के कुछ चाय कॉफ़ी भी ले ली। अब अलीगढ़ आ चुका था, अलीगढ़ के बाद खुर्जा आ गया, उसके बाद कानपुर आने वाला था। तो मुझे लगा कि ये राम खिलावन उतर जाए कानपुर पे तो मेरी जान छूट जाए। तो मैं सो गया था कानपुर आते आते, और अचानक ही फिर से मेरे किसी ने कंधे पे मेरे ऐसे थपथपाया। तो फिर राम खिलावन जी थे। तो कह रहे थे कि इज लंच गोइंग टू बी कमिंग। मैंने कहा भाई आप चाहते क्या हो, आप ये चाहते हो कि लंच भी आपको मिल जाए, डिनर भी आपको मिल जाए, अगले दिन अगले सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिल जाए गाड़ी में। मतलब आप चाहते क्या हो, 800 रुपये आपने खर्चे हैं और आप 3000 का उसमें से मुनाफा चाहते हो। मैंने कहा देखिए लंच वंच नहीं मिलता, अब बस लखनऊ आने वाला है, आप लखनऊ में उतरिए, अपने घर जाइए, उसके बाद आप लंच करिए, कुछ करिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन कृपा करके मेरे कंधे पे आप दोबारा थपथपाइए मत, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना काफ़ी होगा राम खिलावन जी के लिए, पर मैंने उनको अंडर एस्टिमेट किया था। जब लखनऊ पे उतर गए और मैं अपनी टैक्सी की वेट कर रहा था तो राम खिलावन जी मुझे दिख नहीं रहे थे। मैं बड़ा खुश था कि चलो राम खिलावन जी दफ़ा हुए और मेरे जीवन से निकल गए। अचानक ही फिर से मेरे कंधे पे हाथ आया और मुझे कहने लगे कि दी ऑटो टू, पता नहीं कौन सी जगह बोल रहे थे वो लखनऊ में, मुझे तो पता भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तेली बाग और ये मवैया जैसी जगह पता है, SGPGI कैंपस जैसी, जहाँ मैं जाता हूँ। तो वो पता नहीं कि लखनऊ के किस पार्ट में कुछ शहीद पथ की बात कर रहे थे या कहाँ की बात कर रहे थे कि इज दी ऑटो टू शहीद पथ फ्रॉम हेयर। और तो मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उनको धक्का दे देता वहीं पर। खैर, मैंने उनसे, टैक्सी आ गई और मेरा राम खिलावन जी से पीछा छूट गया। लेकिन उसके बाद 2-3 बार जब मैं शताब्दी से गया तो मैं डर के गया कि यहाँ राम खिलावन तो नहीं मिल जाएंगे। इतना मतलब डर बैठ गया मेरे दिमाग में उनका। तो ये देखिए लखनऊ शताब्दी के कुछ किस्से हैं, और भी किस्से ज़रूर रहे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे। बड़ी बार शताब्दियों में ऐसे किस्से हो जाते हैं, लोग आपको कुछ और समझ के बैठ जाते हैं। एक बार एक आदमी मुझे कुछ वेलनेस एक्सपर्ट मान के बैठ गया और पता नहीं क्या मुझसे बातें करता रहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। जो आखिरी मुझे याद आ रहा है उसमें एक वो बंदा था जिसको कुछ अजीब तरह से ही कुछ वो बात करके कुछ हंसता था। जैसे कि उससे अगर कोई पूछो, मतलब मैं तो किसी से क्या पूछूंगा, लेकिन कोई अगर उससे कुछ पूछता कि भाई वो अगला स्टेशन कौन सा है या ऐसी कुछ बात, तो वो कुछ उसके बाद अजीब तरह से हंसता था, हा हा हु करके ऐसे, और फिर जवाब देता था। तो जैसे कि मैंने कहा कि किस्मत की बात है कि मुझे ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, या मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि जो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ छगनलाल मगनलाल टाइप पर्सनालिटी जिनकी होती है। बाकी लखनऊ शताब्दी की बात ही कुछ और है। मुझे ट्रेन में जाना बहुत पसंद है, और अगली बार कभी कोई यात्रा होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।